नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ मानी जाती है। कहा जाता है कि आपको सत्ता के शिखर पर अगर बैठना है तो आदिवासियों को साधना होगा, उनका सहयोग, उनका वोट आपको मिलेगा, तब जाके आप सत्ता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। यही वजह है कि राज्य गठन के बाद से लगातार हुए चुनाव में 2023 तक के चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस आदिवासियों के दम पे सत्ता में आने की कोशिश करती रहे। 3 बार लगातार, पहले बीजेपी का, उसके बाद 2023 में फिर से एक बार बीजेपी को कामयाबी मिली तो 2018 में कांग्रेस ने 29 आरक्षित में से 25 सीटों पे बम्पर जीत के साथ, केवल आदिवासी सीटों का जिक्र मैं कर रहा हूं, सदन तक पहुंची, सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब क्योंकि मामला 2028 का है, 2028 से पहले दोनों ही राजनीतिक दल इस जुगत में जुट गए हैं कि कैसे आदिवासियों को साधा जाए। इस बाबत बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने अपनी रणनीति तय कर ली है। उन रणनीति पे चल के दोनों ही दल दावा कर रही है कि आने वाले चुनाव में आदिवासियों का समर्थन उन्हें मिलेगा। आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव को अभी पूरे 2.5 साल बाकी हैं, लेकिन सियासी गलियारों का पारा ऐसा चढ़ा है मानो कल ही वोट पड़ने वाले हों। सूबे की सत्ता की असली मास्टर की यानी आदिवासी वोट बैंक को लपकने के लिए दोनों ही दल अचानक हरकत में आ गए। एक तरफ कांग्रेस को अब अचानक आदिवासी मुद्दों की याद आई है, जिसके लिए बंद कमरों में दिग्गजों के साथ ताबड़तोड़ चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। वहीं सत्ता के सिंहासन पर बैठी भाजपा भी चैन से नहीं है। उसने अपने मंत्रियों और विधायकों को सीधे आरक्षित सीटों पर जमीनी टोह और फीडबैक जुटाने के काम पर लगा दिया है। जनता के बुनियादी सरोकार अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही खेमों की नजरें अभी से आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में समेटने पर टिकी है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 विधानसभा सीटें आदिवासियों या एसटी के लिए आरक्षित। आदिवासी सीटें सत्ता की चाबी के लिए 60% से ज्यादा हिस्सा तय करती हैं। कांग्रेस की दिग्गज आदिवासी नेताओं के साथ क्लोज डोर बैठकें और नई रणनीति तैयार। बीजेपी ने मंत्रियों और विधायकों को सौंपी जिम्मेदारी, आरक्षित सीटों पर जमीनी फीडबैक मांगा। पिछले 3 चुनावों को देखें तो 29 आदिवासी सीटों के लिए दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी। 2013 चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी सीटों पर बढ़त बनाई थी, 29 में 18 कांग्रेस विधायक। 2018 चुनाव में आंकड़ा और बढ़ा, 25 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के खाते में केवल 3 सीटें। 2023 में बीजेपी ने बाजी पलटी, 29 सीटों में से 17 में बीजेपी विधायक, जबकि कांग्रेस से 11 में सिमटी। अब इन 29 आरक्षित सीटों के लिए फिर से एक बार कांग्रेस और बीजेपी दमखम दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में हुई बैठक में एक समिति भी बनाने का फैसला किया है, जो कि आदिवासी इलाकों से मुद्दों की रिपोर्ट बनाकर आलाकमान को सौंपने की तैयारी है। इसके साथ ही 12 बिंदुओं का प्रस्ताव पारित कर बीजेपी सरकार को घेरने की भी तैयारी है। इधर बीजेपी भी अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने के बाद कांग्रेस पर हमलावर है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि सत्ता में रहते हुए कभी आदिवासियों की याद नहीं आई और आज सत्ता से बाहर हैं तो राजनीति कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बेचने से बचाने के लिए, आदिवासी हितों की संरक्षण करने के लिए, उनके भूमि अधिग्रहण से बचाने के लिए, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब निर्णय करती है कि तमाम नेताओं की चर्चा के बाद प्रदेश स्तर में आदिवासियों का एक कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत जल्द बनाएगी। कांग्रेस पार्टी तो जब सत्ता में होती है तो किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखती है। अभी जब सत्ता से बाहर हुई है तो इन्हें जल, जंगल, जमीन की याद आ रही है, इन्हें आदिवासियों की याद आ रही है, इन्हें युवाओं की याद आ रही है, इन्हें सबकी याद आएगी, क्योंकि अब सत्ता से बाहर है और सत्ता में आते हैं कि इन सब वर्गों के अधिकारों का हनन करने का काम ये करते हैं। और इसलिए कांग्रेस की बातों पर आज जनता को किसी तरह का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में आते हैं तो इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। कुल मिलाकर चुनाव अभी दूर है, लेकिन आदिवासी वोटों की आहट ने सियासत की धड़कनें अभी से तेज कर दी है। कांग्रेस आदिवासी असंतोष को मुद्दा बनाकर अपनी खोई जमीन वापस पाने की जुगत में है, तो बीजेपी 2023 की बढ़त को स्थायी बढ़त में बदलने की कवायद में जुटी है। दिलचस्प यह है कि जिन आदिवासियों की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है, उनके मुद्दे अक्सर चुनावी मौसम आते ही सबसे ज्यादा याद आते हैं। फिलहाल लड़ाई विकास, अधिकार और योजनाओं की कम और 29 सीटों के लिए उस गणित की ज्यादा दिख रही है, जो छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता तय करती है।
यानी अगले 2.5 साल तक आदिवासी इलाकों में राजनीतिक प्रेम की बारिश और आरोप प्रत्यारोप का तूफान दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है वो चल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है आदिवासी सत्ता के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए क्या कुछ कर रही है। चलिए इसी गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल दो बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से नीलकंठ टिकाम साहब है, आप विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। नीलकंठ जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से जनक ध्रुव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के विधायक हैं, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। जनक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक जी आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। कांग्रेस ने यह तय किया है कि आने वाले समय में आदिवासियों के मामले को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। अब बीजेपी कह रही है कि जब साहब आप विपक्ष में है तब आदिवासियों की याद आ रही है, जब 18 से 23 तक आप सत्ता में थे तब इनकी याद क्यों नहीं आई, और आप जो कमेटी बनाने जा रहे हैं उसका लाभ क्या होगा। जनक ध्रुव जी बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले दुबे जी बहुत बहुत थैंक्स डिबेट फैलाने के लिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के परिदृश्य है, आज छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है, और आदिवासी बहुल राज्य में जहाँ पे 32% लोग आदिवासी निवास करते हैं, यानी हर तीसरा आदमी आदिवासी निवास करते हैं। और इस आदिवासी राज्य में जब जब भी छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद जब जब भी सरकार बनी है तो निश्चित रूप से आदिवासी सेक्टर से जो जीत के ज्यादा हमारे MLA आए हैं उनकी सरकार बनी है। और आज इसी बात को लेकर के हम लोग पिछले जो हमारा जो सरकार थी उसमें आदिवासियों की काफी बहुलता हमें मिली थी, लगभग 30 सीट हम जीत के आए थे और सरकार बनाए थे। इस बार भी भाजपा अगर जीत के आई है तो आदिवासी क्षेत्र से ज्यादा बहुलता में विधायक बन के आए हैं और वो सरकार बनी है। तो जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आदिवासियों को लालच में लेकर के और गुमराह करके जिस प्रकार से सत्ता में काबिज हुए हैं, और महज 2.5 साल में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है। और इसी बात को लेकर के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद्य है और सभी आदिवासी हमारे नेताओं को, समाज के प्रमुख लोगों को सब आदिवासियों की समस्या को लेकर के और एक साथ एकजुटता के साथ इस बीजेपी के सरकार के जो यहाँ पे आदिवासियों को खत्म करने की वो लगा हुआ है, ऐसे बातों को लेकर के एक आवश्यक बैठक पिछले दिनों रखी गई है। और आने वाले दिनों में हम गांव के अंतिम छोर तक जा करके इस भाजपा सरकार के लोगों के प्रति या भाजपा सरकार का ये जनक ध्रुव जी मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है ध्रुव जी मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब नीलकंठ टिकाम साहब जुड़े उनके पास जाता हूँ। नीलकंठ जी, दो महत्वपूर्ण बात जनक ध्रुव जी ने कही कि साहब लालच दे के गुमराह करके बीजेपी सत्ता में आई है आदिवासियों को, पहली बात। दूसरी बात कि महज 2.5 साल की सरकार में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने में ये सरकार लगी है। बेहद ही गंभीर आरोप और गंभीर लाइन है ये, जरा जवाब दीजिएगा। इसके साथ ये भी बताइएगा कि कांग्रेस जो कमेटी बनाने जा रही है क्या उसका कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा। नीलकंठ जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के 18 लाख पक्का आवास का निर्माण को कांग्रेस पार्टी ने रोक कर जो पाप किया उसमें ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के लोग थे, गरीब लोग थे। और इसका जो रिजल्ट है उसको कांग्रेस भुगत चुकी है। जहां तक के बहलाने फुसलाने की बात है तो इसमें कांग्रेस के लोग बहुत माहिर हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले भ्रम पैदा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 400 से ज्यादा सीट मिलेगा तो भारत का संविधान बदल सकता, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो ये भ्रम जाल
फैलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और आजादी के 75 साल बाद इनको आज पहली बार यह सबक मिला है कि आदिवासियों के बीच जाना ही पड़ेगा, आदिवासियों को संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने आदिवासी को केवल अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। रहा सवाल आपने कहा है कि ये जो समितियां बनेगी उसका इनको क्या फायदा होने वाला है, तो दुबे जी मैं आपके माध्यम से इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इनका उसी तरीके का पुलिंदा है, ये धोखे का बहुत बड़ा पुलिंदा है। ये समिति में जो लोग शामिल होंगे, जो लोग जनता के बीच, आदिवासियों के बीच जाएंगे, वो बहुरूपिया किस्म के लोग होंगे। उनकी बातों पर आज तक आदिवासी को फायदा नहीं हुआ, आदिवासियों के कल्याण में कोई कदम नहीं उठाई गई है कांग्रेस के द्वारा। तो ये समिति का भी जो काम होगा वो लगभग लीपापोती करने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जनधन नीलकंठ जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। आपने गंभीर टिप्पणी की, आपने अच्छा विश्लेषण किया। मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब एक बार रामवतार जी का रुख करता हूँ। रामवतार जी, हालांकि छत्तीसगढ़ में 90 में से 29 सीट आरक्षित है, लेकिन जनसंख्या जो 2011 जनगणना के आधार पर 78,22,902, ध्रुव जी कह रहे थे कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो आदिवासी है। 40 से 42 सीटों पे सीधा प्रभाव है आदिवासी वर्ग का। ऐसे वर्ग को साधने के लिए जो कोशिशें की जा रही है, उसका असर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? बीजेपी अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी बता रही है कि साहब हम आदिवासियों के साथ है। कांग्रेस कह रहे हैं कि आदिवासियों के हक को दिलाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जल जंगल जमीन में उतर के कांग्रेस पार्टी काम करेगी। ध्रुव जी कह रहे थे कि अंतिम गांव तक कांग्रेस पार्टी जाएगी। इस सियासत को आप कैसे देखते हैं? एक छत्तीसगढ़ राज्य ही इसीलिए बनाया गया था कि ये आदिवासी बहुल है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ विकास रुका हुआ है और सर्वाधिक जो विकास से दूर हैं वो आदिवासी हैं। तो उन आदिवासियों के विकास के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, समितियां तो बन जाएंगी। तो समिति बने वो लीपापोती के लिए या राजनीति के लिए या दबाव की राजनीति के लिए ना बने। एक सुझावात्मक अच्छा सुझाव, बेहतर सुझाव जो उनके जीवन में परिवर्तन आए। अभी उन इलाकों में नक्सलवाद था, उसके कारण वो बेचारों का विकास रुक रहा था, वहां स्वास्थ्य नहीं था, सड़क नहीं था, एक विकास रुका हुआ था। अब वहां विकास होना चाहिए। उस विकास के लिए अगर अच्छा सुझाव कांग्रेस देगी तो बड़े दिल से भाजपा को स्वीकार करके इस पर दोनों पार्टियों को काम करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जरूरतमंद आदिवासी हैं। आदिवासी भोले भालों के झोला उठाने वाले करोड़पति, अरबपति और पावरफुल हो जाते हैं। वो आदिवासी भोले भाले बेचारे लूटते रहते हैं। तो उनके लूटने का जो क्रम है, उनके संसाधन को लूटने का, उनके अस्मिता को लूटने का, उनके अधिकारों को लूटने का एक तंत्र काम करता है। उन तंत्रों को बेनकाब हो और वास्तविक लोगों को न्याय मिले, इस दिशा में सोचा जाना चाहिए, इस दिशा में काम होना चाहिए। राजनीति तो बहुत सारे जगह में बहुत तरीके से हो सकती है। इन लोगों को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर इस इलाके में काम होना चाहिए। अभी भी बेहतर संभावना है, बहुत संभावना है। इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसमें काम होना चाहिए। ठीक है नीलकंठ टेकाम साहब, मैं जरा आपसे एक सवाल लेता हूं। बताइएगा, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, आप तो कलेक्टर भी रह चुके हैं, कि राज्य में कुल 13 जिले, बस्तर के सभी 7, उसके अलावा सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर और कोरबा, 85 से ज्यादा विकास खंड, ये सीधे तौर पे आदिवासी होल्ड के क्षेत्र हैं। आदिवासियों का भला कब होगा? कांग्रेस कह रही है कि साहब आदिवासियों को बचाने के लिए कमेटी बना रही है, अंतिम गांव तक जाएगी। रावतार जी कह रहे कि साहब राजनीति के चक्कर में, नक्सलवाद के चक्कर में, अमुक समस्याओं के चक्कर में विकास हो नहीं पाया। राज्य गठन के 26-25 साल बाद भी अगर हम विकास की बाट जोहेंगे तो इस वर्ग का उत्थान कैसे होगा? नीलकंठ जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अगर कांग्रेस की मंशा सही होती तो नक्सलवाद को खत्म करने के बारे में पहल किया जाता। उन्होंने कभी भी आदिवासियों को बचाने का जो ठोस रणनीति है उस पर काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने 31 मार्च का एक तारीख निर्धारित किया और आज की तारीख में प्रत्येक गांव से ये सर्टिफिकेट लिया जा सकता है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है और उनको जिंदा रहने का, जीवन बिताने का, अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का उनकी तमन्ना जो है वो अब हिलोरे मार रही। हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री अनेकों बार आदिवासियों के बीच में जाकर के, चाहे बस्तर पंडुम के माध्यम से हो, चाहे बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हो, चाहे बस्तर की जो सांस्कृतिक धरोहर है, मां दंतेश्वरी की जो 75 दिन का दशहरा हो, ऐसे अवसरों पर लोगों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाने का काम कर, उनके कौशल उन्नयन करने का काम कर रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लोगों को पीने का पानी मिल सके, उनके स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बढ़ सके। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा आदि आदर्श ग्राम योजना क्या है? इस योजना के माध्यम से गांव के लोगों के हाथ में अपने गांव के लिए योजना बनाने का प्रावधान है। कहाँ पर उनको नाली बनाना है, कहाँ उनको घोटुल बनाना है, कहाँ उनको देवगुड़ी बनाना है, कहाँ उनको सामुदायिक भवन बनाना है, कहाँ पर उनको स्कूल बनाना है, कौन सा जो है वो आंगनबाड़ी बनाना है। इन योजनाओं को क्लियर कट उसके लिए केंद्र सरकार ने बजट का प्रावधान किया ताकि सीधे सीधे जो है आदिवासियों की बस्ती में, आदिवासी बहुल इलाके में जाकर के काम किया जा सके। और 2031 तक कितना बड़ा एक टारगेट जो है सरकार ने तय किया है, केंद्र और राज्य सरकार ने, कि 2031 तक हमारा बस्तर संभाग खास करके जो आदिवासी बहुल संभाग है, ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, पूरे देश के लिए एक विकसित संभाग बनने की ओर सबसे नंबर 1 पे दिखाई देगा। और उस काम के लिए सरकार, ठीक है नीलकंठ जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है नीलकंठ जी, मैं लौटता हूँ। आपने काफी योजनाएं गिनाई है, काफी विकास के कार्य गिनाए हैं। ध्रुव साहब जरा समझाइएगा कि टेकाम साहब दावा कर रहे हैं कि साहब विकास तो हो रहा है, योजनाएं बन रही है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक संकल्पित है, और 2026 के तर्ज पे, नक्सलवाद के समाप्ति के तर्ज पे 2031 तक का डेडलाइन है कि बस्तर को देश का सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस जो कमेटी बना रही है उसका औचित्य क्या होगा, बताइए जरा। आवाज में एक भी नहीं सुना क्योंकि मेरे को डिस्कनेक्ट हो गया वहां से आपकी तरफ से। क्या बताया मैं सुन नहीं, उनकी आवाज ही नहीं समझ में आ रहा, एक भी आवाज नहीं आ रहा है उनका कनेक्शन। ध्रुव साहब, मैं आपको बहुत सरसरी तौर पे बता देता हूँ, टेकाम साहब ने काफी सारी योजनाएं गिनाए हैं कि छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं के दम पे उन क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा रहा है। 2026 में जैसे मार्च 31 तक के डेडलाइन तय करके नक्सलवाद का खात्मा किया गया, वैसे ही 2031 तक का डेडलाइन तय किया गया बस्तर संभाग को देश का सबसे विकसित संभाग बनाने को लेकर। जरा बताइए, ऐसे में कांग्रेस कमेटी बना के क्या करेगी जब सब कुछ बीजेपी की सरकार ने तय कर लिया है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा दिलीप जी कि टेकाम जी किस विकास की बात, किस बस्तर के लोगों के विकास की बात करते हैं, मेरे से समझ से परे हैं। आज बस्तर विनाश की ओर है और अपने अस्तित्व के लड़ाई के लड़ रहे हैं। पूरा बस्तर का क्या, पूरा सरगुजा, पूरा प्रदेश का जंगल आज काटे जा रहे हैं। चंद उद्योगपति का विकास होगा जरूर, लेकिन आदिवासियों का विनाश हो रहा है। आज देख लीजिए, अभी बस्तर का हो, चाहे सरगुजा का हो, चाहे रायगढ़ का हो, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। हजारों गांव वीरान होने जा रहा, विस्थापन की ओर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने किस विकास की बात करते हैं? जो हाई को जो आप आए थे नक्सली क्षेत्र के कमांडर, उसको दरी बिछा के, कमल फूल खिला के उसको स्वागत कर रहे हैं। जो हजारों साल से आज उस बस्तर के लोग वहां पे निवास कर रहे थे, उसके सहयोगी के रूप में उनके परिवार के लोग आज
हजारों की संख्या में आज जेल में बंद पड़े। उनके प्रति सोच नहीं है। हाई कोर्ट जो कमेटी के नक्सली है उसको पुनर्वास के तहत सारी सुविधा दे रहे हैं। किस आदिवासी की बात करते हैं? आदिवासियों के लिए न पैसा 1 टका फॉलो नहीं हो रहा है, न फॉरेस्ट से 1 टका फॉलो नहीं हो रहा है। और यहाँ तक यहाँ ला दिया है कि यूजीसी को मैं चाहूंगा दुबे जी कि या यूजीसी ला रहे हैं या यूजीसी बिल्कुल उनका इसका आदिवासी समाज उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ आपने क्या किया 2.5 साल में? झूठे वादे करके कुछ नहीं किया, झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, जहां शिक्षा, जहां स्वास्थ्य, हमारी सरकार में देखेंगे तो 50,000 हमने शिक्षा विभाग में भर्ती किए। ठीक है ध्रुव साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा जवाब ले लेता हूँ एक बार टेकाम साहब से, फिर रावतार जी का रुख करूंगा। ठीक है ध्रुव साहब, मैं जवाब लेता हूँ आप। ठीक है ध्रुव साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब एक बार टेकाम साहब का रुख कर लेता हूँ। टेकाम जी, आप लोगों को समझा रहे हैं, आप आदिवासियों के लिए योजना बना रहे हैं, तमाम चीजें आपने गिनवा दी, 2031 तक का रोड मैप आपने बता दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं आप समझा पा रहे? कन्विंसिंग रेट कांग्रेस पार्टी विपक्ष के सामने आप कम क्यों हो जाता है आप लोगों का? कह रहे ध्रुव साहब कि आज छत्तीसगढ़ के बस्तर के क्षेत्र अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये गंभीर बात है कि अगर बस्तर का कोई क्षेत्र, उस बस्तर का क्षेत्र जिसे आप देश के सबसे विकसित संभाग बनाने जा रहे हैं, वहां पे अगर लोग विस्थापन की मार झेल रहे हो, लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, तो फिर किन के लिए बस्तर को विकसित किया जाएगा? टेकाम साहब, लगता है टेकाम साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। टेकाम जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं सवाल दोहरा देता हूं कि एक तरफ आप 2031 तक बस्तर को विकसित बस्तर बनाने की बात कह रहे हैं संभाग को, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि साहब बस्तर के लोग विस्थापित हो रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जब विस्थापित हो रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो बस्तर को किसके लिए विकसित किया जाएगा? टेकाम साहब, एक गंभीर सवाल बनता है ये। प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। हम दोनों विधानसभा में साथ में ही बैठते हैं। वन विभाग के प्रतिवेदन की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करके सदन के सामने बताया है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल का जो एरिया है, जंगल का जो घनत्व है, वो बढ़ने लगा है। यहां तक कि जंगल कटाई का दुहाई देते हैं। हमेशा हसदेव की बात करते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन हसदेव जंगल को काटने के लिए ग्राम सभा किसने कराया? फिफ्थ शेड्यूल इलाके में ग्राम सभा की अनुमति बहुत आवश्यक होती है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में ही मूलतः हसदेव के जंगल को काटने का ग्राम सभा का निर्णय कराया गया, डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। इनके दूसरे प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं कि कहां से विस्थापित होकर के लोग कहां गए। आपके समय में तो भैया पूरे के पूरे लोग साल भर यहां से छत्तीसगढ़ की सारी ट्रेनें, सारी बसें और ट्रकों में बैठ करके लोग थैला बांध करके चले जाते थे। अगर चांवर वाला बाबा डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होते और कांग्रेस के हाथ में अगर बागडोर रहता तो लोग भूखे मर जाते। यहाँ उन्होंने 1 रुपया 2 रुपया किलो तक चावल योजना चालू किया। मैं लौटता हूँ आपके पास। रावतार जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी करिएगा। दोनों दल आदिवासियों के लिए संकल्पित है, तो फिर आज हम विस्थापित, पलायन, अस्तित्व जैसे शब्दों पे क्यों बहस करते हैं? इसलिए बहस कर रहे हैं कि आज तक और अभी तक आदिवासियों का मजबूत नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया, वो बन नहीं पाया। जो या भाजपा के या कांग्रेस के दलों के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिबद्धता रहती है, पार्टी की सीमा रहती है, उससे हट कर अगर आदिवासियों के हितों के लिए आवाज मुखर करें। भाई एक समय बलिराम कश्यप थे जी, एक मुखर आवाज थे, तो सब कोई भी पार्टी के रहे वो बातों को बोलते थे, महेंद्र कर्मा थे। तो ऐसे जो अभी भी आदिवासी भाइयों को, इनकी जनसंख्या अच्छी है, सोच अच्छा है, इनके व्यक्तित्व अच्छा है, सब चीज अच्छा है,
एक मजबूत नेतृत्व नहीं होने के कारण एकजुटता से दूसरे लोग कुछ भी, चाहे नक्सली हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पेड़ काटने वाला हो, चाहे कुछ भी, लोग वहां पर घुसकर अव्यवस्था फैलाते हैं और ये चुप्पी साधे रहते हैं अलग अलग तरीके से। ये मुखर हो जाए तो वहां पर की आधी समस्या ऐसी आप हल हो जाएगा। ठीक है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नीलकंठ जी आपका शुक्रिया, ध्रुव साहब आपका शुक्रिया, राम अवतार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल प्रदेश, जहां पे आदिवासी जल जंगल जमीन अपनी संस्कृति को लेकर लगातार सजग रहते हैं। ऐसे में सियासत दल भी उस पर सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। दोनों दलों की तैयारी 2028 में क्या रंग लाएगी, वक्त तय करेगा। फिलहाल आदिवासियों के नाम पे चिंतन मंथन मनन का काम लगातार जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।